नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हमारे द्वारा ध्येय आईएएस का यूपी पीसीएस टेस्ट सॉल्व कराया जाता है। तो इसमें हम लोगों का फेज सेकंड का टेस्ट हो रहा है इसमें, और ये हम लोगों का जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 9 है और जीएस फुल का टेस्ट है। तो इसमें इस टेस्ट से जो करंट अफेयर है वो जनवरी 2024 का आ गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि करंट अफेयर को भी साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे, जिससे कि हम लोगों का करंट अफेयर का भी रिवीजन होता रहे साथ ही साथ में। और इसमें क्या है कि 8 टेस्ट को ऑलरेडी सॉल्व करा किया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में है, प्ले लिस्ट में आप लोग 8 टेस्ट को क्रमवाइज देखते हुए आइए। और देखने में क्या है कि नोट्स भी साथ ही साथ में बनाते जाइए, क्योंकि नोट्स बनाकर इसको रिवीजन करने में आसानी होती है और रिवीजन ही सबसे बड़ा होता है। अगर आप लोग इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो इसको देखने से कोई मतलब नहीं आप लोगों के लिए। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहला प्रश्न हम लोगों की है कि अजंता गुफाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया कि यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है। दूसरा कथन दिया गया कि यह गुफाएं वगुरना नदी घाटी के बाएं छोर पर स्थित आग्नेय चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। तो बताइए इसमें तुम्हारा कौन सही हो जाएगा? तो जो इसमें है कि अजंता की जो गुफाएं है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सह्याद्री पहाड़ी में स्थित है। ये तुम्हारा सही है, पहला कथन तुम्हारा सही हो जाएगा। और यह वगुरना नदी घाटी के बाएं तट पर स्थित आग्नेय चट्टानों को काट कर बनाई गई है। दूसरा कथन हमारा सही है। तो इसमें क्या है कि अजंता की दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में जातक कथाओं से संबंधित चित्र सबसे महत्वपूर्ण है। कौन से चित्र बनाए गए हैं? जातक कथा से संबंधित। और अजंता की गुफा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अजंता की गुफा का निर्माण जो है वाकाटक वंश के हरिसेन द्वारा कराया गया था। कौन सा वंश था? वाकाटक। वाकाटक वंश के शासक थे हरिसेन। हरिसेन के द्वारा करवाया गया था। और इनकी राजधानी क्या थी? वाकाटक वंश की राजधानी जो थी वत्सगुल्मा थी। वत्सगुल्मा थी। इस तरह हमारा दोनों कथन सही है, तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया कि संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? दिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, उषानाथ सेन, के एम मुंशी। बताइए। तो संविधान सभा के प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहला कथन हमारा कौन सा? हमारा ये जो पहला कथन सही हो जाएगा। जबकि उषानाथ सेन किस समिति के अध्यक्ष थे? ये थे प्रेस दीर्घा समिति के। प्रेस दीर्घा समिति के। जवाहरलाल नेहरू को आप लोग जानते ही हैं कि ये कौन से थे? ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति। और एक के अध्यक्ष थे, कौन से? केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और के एम मुंशी थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। किसके? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इस तरह हमारा विकल्प जो है ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित सागरों में से किसकी औसत गहराई सबसे अधिक है? दिया गया है कि दक्षिणी चीन सागर, कैरिबियन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि कैरिबियन सागर की औसत गहराई सबसे अधिक लगभग कितना है? 2400 से 22 मीटर गहरी है। तुम्हारा विकल्प कौन सा है? हमारा विकल्प बी हो जाएगा। दक्षिण चीन सागर की औसत गहराई कितनी है? 1200 मीटर है, इसकी लगभग आधी है। बेरिंग सागर की गहराई कितनी है? बेरिंग सागर की जो औसत गहराई हो 1550 मीटर है। 1550 मीटर है। और भूमध्य सागर की औसत गहराई कितनी है? 1485 मीटर। 1485 मीटर। इस तरह हमारा विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया कि नाउरू देश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन दिया है कि यह विश्व का सबसे छोटा द्वीपीय राष्ट्र है। ये तुम्हारा सही है नाउरू देश के संबंध में। दूसरा है कि यह मध्य प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये भी हमारा सही हो जाएगा।
तीसरा है कि यह एक मूंगा द्वीप है जहां बड़ी मात्रा में फास्फेट निक्षेप पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। और चौथा दिया है कि इसकी कुल क्षेत्रफल लगभग 23 वर्ग किलोमीटर है, सही है गलत है हमारा? ये तुम्हारा गलत है ना, क्योंकि इसका जो कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, ये 21.1 वर्ग किलोमीटर। चौथा हमारा गलत है, ये हमें बताना था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया कि अंसान नगर को चीन का पीट्सबर्ग कहा जाता है, और दूसरा कथन दिया गया कि शेन्यांग नगर को चीन की इस्पात की राजधानी कहा जाता है। तो देखिए इसमें तुम्हारा कौन सही है? तो इसमें देखा जाए ना, जो अंसान नगर है ना, इसको चीन की इस्पात की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन की इस्पात की राजधानी। और शेन्यान नगर को कहा जाता है चीन का पीट्सबर्ग कहा जाता है। तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है। तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा? जो डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग दिए गए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिया गया है, एक तरफ राजधानी दिया गया है। तो घाना की राजधानी आप लोग जानते हैं, घाना की राजधानी अक्रा है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मोजाम्बिक की राजधानी जो है मापुतो है। ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। लिलोंगे की राजधानी क्या है? लिलोंगे की राजधानी जो है, ये जो राजधानी है ये मलावी की राजधानी है, लिलोंगे। लिसोथो लिसोथो जो है, लिसोथो की राजधानी कौन सी है? मसेरू है। तो हमें हमारा बी जो है, हमें बताना कौन सी मिलित नहीं, हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन दिए गया है और कारण दिए गया है। कथन दिए गया है कि बृहद हिमालय की अपेक्षा मध्य हिमालय का आर्थिक विकास अधिक हुआ है। कारण दिए गया है कि बृहद हिमालय का अधिकांश भाग हिमाच्छादित है, जबकि मध्य हिमालय में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि बृहद हिमालय की अपेक्षा मध्य हिमालय का आर्थिक विकास अधिक हुआ है, क्योंकि बृहद हिमालय का अधिकांश भाग जो है हिमाच्छादित है। फलस्वरूप उसका आर्थिक प्रयोग मात्र स्कीइंग के लिए किया जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, वहाँ और कोई गतिविधि नहीं की जा सकती है। जबकि मध्य हिमालय में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु मिलती है, जिसके फलस्वरूप अनेक पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है तथा मुलायम एवं कड़ी लकड़ी वाले मिश्रित वन मिलने से अनेक उद्योग विकसित हुए हैं। इस तरह हमारा जो कथन भी सही है, कारण सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। हमारा विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान की सीमा को स्पर्श करती है। दूसरा कथन दिया गया है कि भूटान की सीमा से सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। बताइए इसमें हमारा कौन सही है? तो इसमें देखा जो पहला कथन जो है ना कि भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश सीमा भूटान से लगती है, पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि भूटान की सीमा सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश नहीं लगती है, असम की लगती है। तुम्हारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तुम्हारा कौन सही हो जाएगा? हमारा केवल एक सही है, तो विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। और भारत तथा भूटान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? कितनी है? 699 किलोमीटर। तो और असम से उसकी कितनी सीमा लगती है? वो लगती है 267 किलोमीटर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या दिए गए? चेन्नई, पुडुचेरी, अल्लूर, मामल्लपुरम। बताइए। तो इसमें क्या है ना, आप लोग पहले इसमें थोड़ा आप सोच सकते हैं कि जो पुदुचेरी है वो सबसे दक्षिण में है। तो अगर सबसे दक्षिण में पुदुचेरी, तो एक ही ऑप्शन में है दो, तो इस तरह हमारा कौन बन जाएगा? हमारा अगर देखा जाए तो सबसे उत्तर में है अल्लूर है, उसके बाद चेन्नई है, उसके बाद मामल्लपुरम है, उसके बाद पुदुचेरी है। तुम्हारा विकल्प जो है बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची दी गई है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी सूची जो है सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इसमें दिया गया कि दिसपुर, तो ये भैया सुमेलित नहीं है हम लोगों का, क्योंकि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ है? मालीगांव में है। मालीगांव में, मालीगांव कहाँ है? मालीगांव है गुवाहाटी में। तो पहला हमारा सुमेलित नहीं है। दूसरा है कि दक्षिण मध्य रेलवे, तो इसका जो मुख्यालय है सिकंदराबाद में है। पूर्वी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे, इसका मुख्यालय जो है भुवनेश्वर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ स्थान दिया गया है, एक तरफ प्रसिद्ध वस्तु दी गई है। तो पंजिम जो है
किसके लिए प्रसिद्ध है? पंजिम है, रबर उद्योग के लिए है। जालंधर, जालंधर खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। अंबाला वैज्ञानिक उपकरण के लिए प्रसिद्ध है। बरेली जरी के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा क्या, हमारा तो इसमें 4 3 2 बन रहा है, हमारा विकल्प कौन सा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची दी गई है और ये इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ जंतु दिए गया है, दूसरी तरफ औसत जीवन काल दिया गया है। मोर का जीवन काल कितना होता है? मोर का जो जीवन काल होता है 20 वर्ष नहीं होता है, मोर का जीवन काल होता है 15 वर्ष। पहले मास सम्मिलित नहीं है। ऊंट का 30 वर्ष होता है, हाथी का 57 वर्ष, कबूतर का 10 वर्ष होता है। हमारा विकल्प जो है यही सम्मिलित नहीं, तो हमारा विकल्प यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गया है। दिया गया है कि विलियम सटनर, एड ड्वाइट, विलियम जॉनसन, इनमें से कोई नहीं है। बताइए। तो इसमें जो है ना कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज जो व्यक्ति हैं वो कौन है? एड ड्वाइट हैं। एड ड्वाइट की उम्र कितना है? एड ड्वाइट की इनकी है प्लस 90 वर्ष है, मतलब 90 वर्ष से ज़्यादा के हैं। तो क्या है कि 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजिन के NS-25 अंतरिक्ष यान से, किससे? NS-25 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ एड ड्वाइट जो हैं ये 90 वर्ष से अधिक है, तो 90 वर्ष से अधिक आयु में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। तो इस तरह हमारा विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि जिस समय श्वसन स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। दूसरा कथन दिया है कि ऑक्सी श्वसन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल बनते हैं। बताइए इसमें हमारा कौन सही है? तो इसमें क्या है ना कि पहला कथन जो दिया है कि जिस समय श्वसन जो है स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, तुम्हारा सही है। और इसमें क्या है ना कि जब ऑक्सी श्वसन के मतलब होता है श्वसन, तो उसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल नहीं बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो पहला कथन हमारा सही है, दूसरा गलत है। तुम्हारा विकल्प ये हो जाएगा। और एथिल एल्कोहल बनता है, लेकिन कब बनता है? जब अनाक्सी श्वसन होता है ना, तब कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल बनता है। तुम्हारा विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में दिया गया है कि संयोजी ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन दिया गया है कि इनकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है, तो पहला कथन तुम्हारा सही है। दूसरा दिया है कि यह अंगों में उपस्थित दूसरे ऊतकों को एक दूसरे से बांधने का कार्य करता है, तो दूसरा कथन हमारा सही है। तीसरा दिया है कि संवहन ऊतक संयोजी ऊतक की प्लाज्मा कोशिकाएं जो होती हैं एंटीजन स्रावित करके शरीर को जीवाणुओं तथा अन्य बाहरी पदार्थ से रक्षा करते हैं, तो हमारा सही गलत है। ये हमारा गलत है, क्योंकि जो संवहन ऊतक की जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती है ना, वो एंटीजन को नहीं स्रावित करती, वो एंटीबॉडी को स्रावित करती है। किसको? एंटीबॉडी को। तो हमारा जो सी है गलत हो जाएगा। चौथा है कुछ संयोजी ऊतक संग्रह का कार्य करते हैं, ये भी हमारा सही है, क्योंकि संग्रह का कार्य करते हैं। इनमें क्या क्या संग्रह करते हैं? जैसे कुछ जैसे है ना वसी ऊतक जो होते हैं वसा का संग्रह करते हैं, तो विकल्प हमारा सी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कि भोजन में किसकी लगातार अधिकता से एथेरोस्क्लेरोसिस रोग हो जाता है। दिए गए पारा की, असंतृप्त वसा की, वनस्पति घी की, संतृप्त वसा की, बताइए। तो जो है ना क्या है कि भोजन में संतृप्त वसा की लगातार अधिकता से ना एथेरोस्क्लेरोसिस रोग हो जाता है, तो विकल्प हमारा डी हो जाता सही हो जाएगा। तो संतृप्त वसा कहाँ पाया जाता है? जो संतृप्त वसा है अधिकांश जंतु वसा जैसे घी हो गया, चर्बी हो गई, मक्खन आदि जो होते हैं ना, ये संतृप्त वसा होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है ना कि दोहरे बंध वाले वसी अम्ल नहीं होते हैं, इसलिए ये जाड़ों में ठोस या अर्धठोस हो जाते हैं। भोजन में इनकी लगातार अधिकता से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है, तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन दिया गया हो, कारण दिया गया है। कथन दिया गया सूर्य के परितः वृत्तीय कक्षा में गतिमान पिंड सूर्य की तरफ आकर्षित नहीं होता। कारण दिया है कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अपकेंद्रीय बल की भी प्रतिक्रिया होती है। बताइए इसमें क्या सही हमारा? तो उसमें जो पहला कथन दिया है कि सूर्य के परितः वृत्तीय कक्षा में गतिमान पिंड सूर्य की तरफ आकर्षित नहीं होता, ये तुम्हारा सही है। और उसका कारण दिया गया है कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अपकेंद्रीय बल की भी
प्रतिक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल भी कार्य करता है ना बाहर की तरफ, तो वो बाहर की तरफ भी खींचे रहता है, अंदर जो अपकेंद्री बल लगता है तो दोनों का संतुलन बन जाता है। तो कथन भी हमारा सही है, कारण सही है, कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, विकल्प हमारा जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास अंकटार द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जबकि चीन का स्थान तीसरा है। और दूसरा कथन दिया इस रिपोर्ट में भारत को 15वां स्थान प्राप्त हुआ। बताइए, में जो पहला कथन दिया हम लोगों का, इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन का तीसरा नहीं है, चीन का दूसरा स्थान है। और दूसरा कथन दिए इस रिपोर्ट में भारत को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा जो है पहला कथन गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी, केवल 2 सही हो जाएगा। और जो इसमें क्या है ना कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 के मुकाबले जो 2023 में ना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत में 43% की गिरावट हुई है। और भारत का 2022 में कौन सा स्थान था? 2022 में 8वां स्थान था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लॉन्च मानक IS 18590 2024 और IS 18606 2024 का संबंध किससे है? दिए गए पेट्रोलियम पदार्थ, दवाएं, हाइड्रोजन चलित वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन। बताइए। जो ये कहे कि IS 18590 2024 और IS 18606 2024 जो संबंध है ना इलेक्ट्रिक वाहन से है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए आर्सेनिक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन दिया गया है कि यह कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रूप में पाया जाता है। ये तो पहला कथन हमारा सही है कि यह कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रूप में पाया जाता है। दूसरा कि यह कार्बनिक रूपों में मनुष्यों व जानवरों के शरीर में पहुंचकर उन्हें क्षति पहुंचाता है। सही गलत है? तो ये हमारा गलत है, क्योंकि अकार्बनिक रूप नहीं भैया, जब ये कार्बनिक नहीं अकार्बनिक रूप में होता है तब यह मनुष्य एवं जानवरों के शरीर में पहुंचकर उन्हें क्षति पहुंचाता है। दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा कि यह तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर मानसिक मंदता भी उत्पन्न करता है। ये भी हमारा सही है। चौथा है कि इसका यौगिक गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक की भांति कार्य करता है। तो ये भी हमारा सही है। तो सी जो बी हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि एक्स किरणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है इन किरणों के तरंग दैर्घ्य परिसर एक मल्टीप्लाई 10-10 मीटर से 3 × 10-8 मीटर तक होता है। और दूसरा कथन दिया गया कि इन किरणों की खोज रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो बताइए इसमें हमारा क्या सही है? तो इसमें देखा जाए ना पहला कथन हमारा सही है, दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि इसकी खोज जो है ना रिटर को द्वारा नहीं की गई थी। रिटर के द्वारा जो की गई थी वो पैरावैज्ञानिक किरणों की खोज की गई थी। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। तो किसके द्वारा खोज की गई थी? इसकी खोज की गई थी रोंजन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तुम्हारा विकल्प कौन सा है? ए हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो कथन दिया है कि वायुयानों का ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का बनाया जाता है। कारण दिया है कि नारंगी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि ब्लैक बॉक्स जो होता है वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा युक्त अत्यंत मजबूत डब्बा होता है, जिसे वायुयानों इत्यादि में रखा जाता है। यह यान के अंदर की परिचालन गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करता है। जब कभी वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है ना तो उसके कारणों की जांच में यह डिब्बा जो है काम आता है। इसे नारंगी रंग का इसलिए बनाते हैं ताकि दूर से ही दिख जाए और आसानी से खोजा जा सके, क्योंकि नारंगी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। तो कथन तुम्हारा सही, कारण गलत है। तुम्हारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि समस्त नोटों एवं सिक्कों को जारी करने का एकाधिकार इसे प्राप्त है। और दूसरा दिया गया है कि करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक जो है नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति को अपनाता है। बताइए इसमें हमारा कौन सही है? तो जो पहला कथन है हमारा गलत है, क्योंकि समस्त नोट एवं सिक्का नहीं जारी करता। और क्या कहे, रिजर्व बैंक ना 1 रुपए के सिक्के, नोट और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का एक अधिकार रखता है। तो पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा जो है ना हमारा सही है, क्योंकि ये जो है
रिजर्व बैंक ना जो मतलब करेंसी छापता है, उसके लिए जो विधि अपनाई गई है, न्यूनतम निधि पद्धति को अपनाई गई है। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार कि 200 करोड़ का रिजर्व रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है, 115 करोड़ का 115 करोड़ सोना रखा जाता है और 85 करोड़ का जो है विदेशी मुद्रा रखी जाती है। इस तरह क्या हो जाएगा, हमारा जो है विकल्प बी है, केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिया गया है कि चालू खाते में आय के उन स्रोतों को शामिल किया था जिनके बदले में कोई भुगतान नहीं करना होता है। और दूसरा दिया है कि पूंजी खाते में आय के उन स्रोतों को रखा जाता है जिनका हमें बदले में भुगतान करना आवश्यक होता है। तो पहला कथन हमारा सही है और दूसरा सही है। पूंजी खाते के संबंध में हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। इसमें क्या है ना कि राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत उस आय को रखा जाता है जिनका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है। इसे चालू खाते के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्व प्राप्तियां होती है। इस खाते में आय के उन स्रोतों को शामिल किया जाता है जिनके बदले में कोई भुगतान नहीं करना होता है। जैसे करों से प्राप्त आय, क्या होगा, कर, जैसे कर से प्राप्त आय, उसके बदले कोई भुगतान नहीं करना पड़ता ना। जबकि पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आय के उन समस्त स्रोतों को रखा जाता है जिनके बदले में हमें भुगतान करना आवश्यक होता है। इसे पूंजी खाता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे निवल घरेलू ऋण, अगर कोई जैसे सरकार है, कोई आदमी अगर जैसे ऋण लेता है ना, तो उसके बदले उसको ब्याज भी तो देना पड़ेगा। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि प्रसाद योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन का प्रारंभ किया गया। ये हमारा सही गलत है, ये तुम्हारा सही है। दूसरा है कि इस योजना का नाम 2018 में बदलकर तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान अर्थात प्रसाद कर दिया गया। तो ये हमारा सही गलत है, हमारा गलत है, क्योंकि 2018 में नहीं बदला गया था, 2017 में बदला गया था। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। हमारा केवल एक बनेगा ना, तो हमारा केवल एक विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को दिए है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए की स्थापना सितंबर 1960 में की गई। और दूसरा कथन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना होता है तथा यह ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों को ही उपलब्ध कराए जाते हैं। बताइए इसमें हमारा कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखा जाए ना, हमारा दोनों कथन सही है। क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। इसे विश्व बैंक के रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात जो है उदार ऋण खिड़की भी कहते हैं। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को की गई और इससे प्राप्त जो ऋण होते हैं ना, इस पर कोई ब्याज नहीं देना होता है तथा यह ऋण जो है कि विश्व के निर्धन राष्ट्रों को ही उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन दिया है कि वर्तमान में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो 12 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं। पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकारी स्वामित्व वाले बैंक हैं क्योंकि बैंक का आधा हिस्सा केंद्र सरकार के पास होता है। ये भी हमारा सही है। और तीसरा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 2 प्रमुख नियामक हैं, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। ये भी हमारा सही है। चौथा कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया जिसका मुख्यालय बिजनौर उत्तर प्रदेश। बिजनौर नहीं भैया, ये है मुरादाबाद में। तो हमारा चौथा कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिए गए कि उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है कि विभाग, एक तरफ उसका आवंटन दिया गया है। तो प्राथमिक शिक्षा को कितना आवंटित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा को आवंटित किया गया है कि 76,035 करोड़। ऊर्जा विभाग को 57,071 करोड़, ये भी हमारा सम्मिलित है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और इसको कितना किया है, इसको किया है कि 27,086 करोड़, ये भी हमारा सम्मिलित है। ग्रामीण विकास जो आवंटित किया गया ना 25,409 करोड़ रुपए। कितना, 25,409 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस तरह हमारा जो है डी सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1999 में की गई। दूसरा है कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बताइए इसमें हमारा कौन सही है। तो इसमें क्या है ना कि जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत 20 दिसंबर 2002 को भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई और
इस कंपनी ने 1 अप्रैल 2003 से अपना कारोबार प्रारंभ किया गया। तो ये जो 1999 दिए गए ना, 2002 में इसकी स्थापना की गई थी ना। तो पहला कथन हमारा गलत है, दूसरा हमारा सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। दूसरा है कि स्पीकर की अनुपस्थिति में वह सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। बताइए। तो इसमें जो है पहला कथन तुम्हारा सही है, और दूसरे में जो दिए गए स्पीकर की अनुपस्थिति में ना वो कार्रवाई का संचालन नहीं करता है। इसका जो कार्य होता है ना कि जो नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलवाना इनका कार्य होता है। तो दूसरा कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा, हमारा विकल्प जो है ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र राज्य विधायी संबंध निर्धारित करता है। तो कौन करता है? तो जो केंद्र राज्य विधायी संबंध को वर्णन किए गए ना, वो किए गए भाग 12 में अनुच्छेद 245 से 255 में। तो पहला ही कथन हमारा जो है ना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दिए कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा दिए कि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव पर अपना वोट दे सकता है, नहीं दे सकता भी। ये हमारा गलत है दूसरा पद, क्योंकि अगर वो राज्यसभा का हुआ है सदस्य है तो अपना वोट अविश्वास प्रस्ताव पर अपने पक्ष में नहीं दे सकता है। तो हमारा केवल एक सही है, तो विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देख, वह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए कहलाती है। दिए गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। बताइए। तो इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। इसमें क्या है ना कि वह रिट जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हो ना, अधिकार परीक्षा कहलाती है। तो इस तरह हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये किसमें प्रावधान किए गए? दिए गए अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। बताइए। तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 9 में किया गया है। विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक रही? दिए गया कि 1951-61, 2001 से 11, 1991 से 2001, 1901 से 1911। बताइए। तो इसमें जो 2001 और 11 है ना, 2001-11 के दशक में नगरीय जनसंख्या में जो वृद्धि दर रही थी ना वो कितनी थी? वो थी 31.8% थी। वहीं ग्रामीण जनसंख्या में जो वृद्धि हुई थी वो थी 12.22% हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या जो अनुपात है, आप लोग पर्याप्त परसेंटेज है जानते ही हैं, 31.2% है। ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंट है 68.8% है। इस तरह हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन थे? दिया गया कि चौधरी रहमत अली, हकीम अजमल खान, B.R. अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए। उसमें क्या है कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक B.R. अम्बेडकर थे। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। तो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी पुस्तक। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1941 में हुआ था। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनघनत्व सबसे कम है? दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु। बताइए। तो उत्तर प्रदेश में कितना जनघनत्व है? उत्तर प्रदेश में 829, केरल में कितना है? 860, बिहार में कितना है? 1106, तमिलनाडु कितना है? 555। तो इस हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिया गया कि वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है कि यह त्रावणकोर में शुरू हुआ था। दूसरा है कि यह केरल में नमक कर के खिलाफ था। बताइए इसमें हमारा कौन सही होगा? तो इसमें जो पहला कथन है कि यह त्रावणकोर में शुरू हुआ था, ये तुम्हारा सही है। कब हुआ था ये? 1924 में हुआ था ना।
1924 में हुआ था। दूसरा कथन देखिए कि यह केरल में नमक कर के खिलाफ था। ये नमक कर के खिलाफ नहीं था, ये छुआछूत के खिलाफ था। दूसरा कथन हमारा गलत हो। इसके नेता कौन कौन थे? इसके नेता थे टी.के. माधवन थे। कौन? टी.के. माधवन थे, के कलप्पर थे, के कलप्पर थे, और कौन थे? के.पी. माधवन थे, के.पी. माधवन। तुम्हारा विकल्प जो है ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि पूंजी निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि बचत अपने में स्वतः पूंजी निर्माण है। दूसरा है कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। बताइए इसमें हमारा कौन सही है? तो इसमें जो पहला कथन है कि बचत अपने आप में स्वतः पूंजी निर्माण है, तो ये हमारा सही नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पूंजी निर्माण के लिए बचत आवश्यक होती है, लेकिन सिर्फ बचत करने में या फिर स्वतः जो है अपने आप में ही पूंजी निर्माण नहीं होता है, उसके लिए करना पड़ता है। तो जो पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। ये तुम्हारा सही हो जाएगा। तुम्हारा कौन सा? हमारा विकल्प जो है बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? दिए गए पूंजी का संचय, तकनीकी सुधार, श्रम विभाजन, नौकरशाह। बताइए इसमें जो होगा हमारा नौकरशाह हो जाएगा। कि नौकरशाह जो है कि आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, जबकि पूंजी का संचय, तकनीकी सुधार, श्रम विभाजन, इनके द्वारा जो है आर्थिक विकास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन से संस्थान कार्यालय जारी करता है? दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। बताइए इसमें हमारा कौन सही है? तो इसमें क्या है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक जो होता है WPI, WPI के आंकड़े जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। दिए गए कि विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या कोष द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। बताइए तो विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया कि निम्न में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? दिए गए पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। तो उसमें क्या है कि नाइट्रोजन जो होता है ये प्राकृतिक जो रेशम होता है उसका एक घटक होता है। तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया कि पीएम पोषण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला दिया गया है कि वर्ष 2021 में मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में पुनर्नामित किया गया। तो पहला कथन तुम्हारा सही हो जाएगा। और दूसरा है कि इसे 5 वर्ष की शुरुआती अवधि 2021-22 से 25-26 के लिए लॉन्च की गई। तो ये भी हमारा सही है। तुम्हारा दोनों कथन सत्य है। तुम्हारा हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, इसमें से हमारा कोई भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया कि निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों में से कौन सा एक असमानताओं में कमी लाने से संबंधित है? दिए गए SDG 10, SDG 13, SDG 15, SDG 14। बताइए तो जो इसमें है कि SDG 10 है तो SDG 10 में इसमें प्रावधान किया गया कि असमानताओं में कमी लाने के प्रयास किए जाएंगे। तो हमारा यही हमारा विकल्प हो जाएगा। SDG 13 क्या दिया गया है? SDG 13 दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन या जलवायु क्रिया दिए गया है। SDG 15 क्या दिया गया? SDG 15 दिया गया है कि पृथ्वी पर जीवन दिया गया है। SDG 14 क्या दिया गया है? SDG 14 दिया गया है कि पानी के नीचे जीवन कितना या फिर जल में जीवन। तो हमारा विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ व्यक्ति दिए गया, एक तरफ संबंध दिए गया है। एस स्वामीनाथन का संबंध किससे था? एस स्वामीनाथन जो संबंध था हरित क्रांति से था। एल के झा का था आर्थिक प्रशासन सुधार से है। वर्गीज कुरियन, इनका संबंध कहाँ से? इनका संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। मोरारजी देसाई, इनका संबंध जो है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से है।
तो हमारा क्या बन रहा है, हमारा 3 4 2 1 बन रहा है, तुम्हारा विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध खनिज तेल क्षेत्र पेगुयोमा कहाँ स्थित है? दिए गए रूस, ईरान, म्यांमार, अमेरिका, बताइए। तो प्रसिद्ध खनिज तेल क्षेत्र जो है ना, पेगुयोमा म्यांमार में स्थित है। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए कानपुर नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, बताइए। तो इसमें जो है ना, जो हमारे पहले स्थान पर कौन आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या आधार पर उनको। वाराणसी कितनी जनसंख्या है? वाराणसी जो है इसमें 36,76,76,841 है। इसको दिए गए नंबर, इसमें दिए गए मतलब ये गलत दिए गए, आप लोग इसको देख लीजिए पहले किताब में या फिर कहीं गूगल पे सर्च करके। और कानपुर नगर में कितना है? कानपुर नगर में है 45,81,268 दिए गए हैं। गाजियाबाद का 46,81,645 है। लखनऊ कितना है? लखनऊ का है 45,89,838 दिया गया है। तो इस तरह हमारा कौन सा विकल्प बन रहा है? तो हमारा विकल्प बन रहा है 2 2 3 1 4 बन रहा है। तो इसमें हमारा है ही नहीं कि यहीं पर 2 3 1 4 बन रहा है, ये हमारा विकल्प हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? दिए गए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, बताइए। तो मध्य प्रदेश में कितना लिंगानुपात है? मध्य प्रदेश में 931, छत्तीसगढ़ में कितना है? 991 है, गुजरात में कितना लिंगानुपात है? 919 है, उड़ीसा में कितना है? 979 है। तो इस तरह क्या बन रहा है? हमारा विकल्प जो बन रहा है 991 बी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? दिए गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, बताइए। तो सर्वाधिक अगर जैसे साक्षरता देखा जाए टोटल में, तो पहले स्थान पर आता है केरल। दूसरे स्थान पर कौन आता है? दूसरे स्थान पर आता है पुदुचेरी आता है। तीसरे स्थान पर कौन आता है? नहीं, एक सेकंड, लक्षद्वीप आता है ना, लक्षद्वीप आता है। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है हमारा मिजोरम, ये होगा हमारा। जब क्या है, ये तो टोटल में है, कुल साक्षरता में है। जबकि अगर स्त्री शिक्षा देखा जाए तो पहले स्थान पर केरल आता है, उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद मिजोरम आता है। तो विकल्प हमारा जो है सी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए IUCN के संदर्भ में सत्य कथन चुने। पहला दिए कि यह विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, और दूसरा दिया है कि यह संयुक्त राष्ट्र का अंग है, बताइए। इसमें देखा जाए तो पहला कथन है कि यह विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, तो हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा है कि यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा, हमारा केवल एक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय उद्यान है जहां कश्मीरी स्टैग हंगुल पाए जाते हैं? दिए काजीरंगा, दाची-गाम, जिम कॉर्बेट, हेमिसाई, बताइए। ये तो आप लोग जानते हैं कि जो कश्मीरी स्टैग होता है हंगुल जो है, ये दाची-गाम पाया जाता है ना। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग दिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लोटिक परितंत्र के उदाहरण है? दिए गए हैं कि नदियां, तालाब, धाराएं, झीलें, बताइए। इसमें क्या है कि लोटिक जो परितंत्र होते हैं ना, ये ऐसे निकाय होते हैं जो लगातार बहते रहते हैं, जिनमें तेज बहाव से लेकर धीमी गति से बहने वाली पानी तक शामिल होता है। नदियां और धाराएं जो हैं लोटिक परितंत्र के उदाहरण होते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा तुम्हारा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक संस्थान लखनऊ में अवस्थित नहीं है? तो इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक संघ यूपी का, ये तुम्हारा शामिल है। दूसरा है कि प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम पिकअप, ये भी हमारा शामिल है। तीसरा है कि राज्य औद्योगिक विकास निगम, ये हमारा कहाँ है भाई? ये हमारा कानपुर में है ना।
ये हमारा कानपुर में है, तो हमारा सी जो है ये नहीं जो है। और चौथा है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये भी हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। दिया गया है उन्नाव, कन्नौज, एटा, हरदोई, बताइए। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, उसका नाम है लाख बहसी, लाख बहसी पक्षी विहार। तो विकल्प हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तरफ जनजात दिए गए, तरफ विशेषता दी गई है। थारू, थारू जनजात जो उत्सव मनाया जाता है ना, बजहार उत्सव है, तो सुमेलित है। माहीगीर, माहीगीर जो है इस्लाम धर्म को मानती है। खरवार, खरवार का जो नृत्य है कर्मा नृत्य है। तो हमारा इसमें देखा जाए तो तीनों सुमेलित है, हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ मेला उत्सव दिए गए, एक तरफ जनपद दिए गए। कैलाश मेला आगरा से संबंधित है, सोरो मेला जो है ये कासगंज से संबंधित है, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर से संबंधित है, परिक्रमा मेला कहाँ संबंधित है, ये अयोध्या से संबंधित है। तो हमारा क्या हो जाएगा 4, 1, 3, 2 हमारा तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए गए भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। दिए गए मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में, अक्टूबर 2003 में, बताइए। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया था ना, विकल्प हमारा बी हो जाए। अगला प्रश्न देते हैं। दिए गए 1980 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दिए गए 14, 11, 6, 12। तो इसमें अब हम लोगों जो ये प्रश्न आ रहे हैं ना, वन लाइनर के प्रश्न है, तो इन प्रश्नों में जो मतलब क्या है कि ज़्यादा व्याख्या करना नहीं है, तो हम लोग इसमें तेजी से चलेंगे थोड़ा, तो आप लोग इसको थोड़ा एडजस्ट करिए। तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये किया गया था 6 बैंकों का, तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। जबकि 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा ना। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। दिए गया नई दिल्ली में, मुंबई में, कानपुर में, हैदराबाद में, बताइए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ना हैदराबाद में स्थित है, विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा कहाँ है भैया, हाथी गुम्फा जो है अभिलेख जो है ना ये है उड़ीसा में है। बाघ, बाघ की जो गुफा है मध्य प्रदेश में है। एलोरा की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नागार्जुन पहाड़ी क्या है, नागार्जुन पहाड़ी जो है ना ये यहाँ नहीं है भैया, नागार्जुन पहाड़ी जो है ये बिहार में है। नागार्जुन बांध जो है ना वो आंध्र प्रदेश में है। विकल्प हमारा जो डी ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया गया है ग्रंथ पुस्तक, एक तरफ लेखक दिए हैं। अनवार सुहेली के लेखक कौन है, अनवार सुहेली के लेखक जो है अबुल फजल हैं। आलमगीर नामक लेखक मोहम्मद कासिम है। हुमायूं नामक लेखक कौन है, आप लोग जानते ही हैं, गुलबदन बेगम है। बादशाह नामक लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। इस तरह हमारा क्या 3, 4, 1, 2 बढ़ रहा है, तुम्हारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। दिया गया है मगध, कौशल, अवंती, लिच्छवी, बताइए। तो इसमें क्या है ना, बुद्ध काल का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य जो है वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था, तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। जबकि क्या है ना कौशल, मगध, वत्स एवं अवंती जो थे बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे। ये सब क्या थे, राजतंत्र थे ना, तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। मगध हो गए, कौशल हो गए, अवंती हो गए, सब राजतंत्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है। दिए गए अच्छे कर्म करके बंधन मुक्त हो जाना, उपवास द्वारा शरीर त्याग करना, तो यही हमारा सही हो जाएगा ना, क्योंकि जो संलेखना होता है जैन धर्म में इसका तात्पर्य होता है कि उपवास द्वारा शरीर का त्याग। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कि फवायद उल फुआद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की शिक्षाओं एवं वार्तालाप का विवरण है, इसका संकलन किया था। दिया गया है कि अमीर हसन सिज्जी ने, सिराजुद्दीन उस्मानी ने, अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बरनी ने, बताइए। तो फवायद उल फुआद नामक पुस्तक जो है ना शेख निजामुद्दीन औलिया की शिक्षाओं एवं वार्तालाप का विवरण है, इसका संकलन अमीर हसन सिज्जी ने किया था, विकल्प हमारा
ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण इल्तुतमिश ने नहीं कराया था? दी सुल्तानगढ़ी, अतरकीन का दरवाजा, अलाई दरवाजा, बदायूं की जामा मस्जिद। बताइए। तो इसमें जो है ना सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया गया था, अतरकीन का दरवाजा, जबकि अलाई दरवाजा किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम है? होम रूल आंदोलन, ये कब हुआ था? होम रूल आंदोलन ये हुआ था 1916 में, आप लोग जानते हैं 1916 में। मुपला विद्रोह 1921 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। मुस्लिम लीग स्थापना जो हुआ था 1906 में हुआ था ना। तो कौन सबसे अंतिम में है? मुपला विद्रोह है, विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ दार्शनिक दिए गए हैं, एक तरफ दर्शन दिए गए हैं। रामानुज, रामानुज का कौन सा दर्शन है? रामानुज का जो दर्शन है विशिष्टाद्वैत है। माधवाचार्य का द्वैत है। निम्बार का द्वैताद्वैत है। वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैत है। तो 4 3 2 1 हमारा बन रहा है, तुम्हारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुनित नहीं है? एक तरफ स्थानीय पवन दिए गए हैं, एक तरफ देश दिए गए हैं। सामल, सामल कहाँ चलती है? सामल जो है कि मेसोपोटामिया, इराक तथा फारस की खाड़ी की में प्रवाहित होती है। ये सऊदी अरब में नहीं होती, कहाँ होती है? इराक हो गया, फारस की खाड़ी हो गई, मेसोपोटामिया में हो गया। और ब्लैक जो है रोलर, ये कहाँ चलती है? उत्तरी अमेरिका में चलती है। लेवेंटर कहाँ चलती है? स्पेन में चलती है। हबूब कहाँ चलती है? सूडान चलती है। विकल्प हमारा ये सुमिलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो किस द्वीप पर है? दिए गया होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। बताइए। तो जो होन्शु द्वीप है ना, होन्शु द्वीप क्या है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो स्थित है। विकल्प हमारा बी से हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए एक लदांग, लदांग निम्नलिखित में से किस एक को सही रूप में प्रदर्शित करता है? दिए गए कि मलेशिया का टिन उत्पादक क्षेत्र, इंडोनेशिया का रबर उत्पादक क्षेत्र, इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि, बोर्नियो का तेल उत्पादक क्षेत्र। बताइए। तो जो लदांग है ना, ये इंडोनेशिया एवं मलेशिया में स्थानांतरित कृषि का ही एक रूप है। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है कि मेसेटा का पठार फ्रांस में स्थित है। पेरेनीज पर्वत फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाता है। बताइए। तो उसमें जो पहला कथन है कि मेसेटा का पठार फ्रांस में नहीं है भाई, मेसेटा का पठार आप लोग जानते हैं स्पेन है, तो वाला कथन हमारा गलत है। दूसरा कि पेरेनीज पर्वत फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाता है, तो हमारा कथन सही हो जाएगा। तुम्हारा केवल 2 विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची दी गई है, तो हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ झील दिए गया है, एक तरफ देश दिया गया है। तो माराकाइबो झील कहाँ है? माराकाइबो झील जो वेनेजुएला में है। बालखा झील कहाँ है? बालखा झील ईरान नहीं, बालखा झील है कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में। दूसरा हमारा जो है विकल्प भी सुनित नहीं है। लेडोजेस्काय कहाँ है? ये रूस में है। मिशिगन कहाँ है? यूएसए में है, आप लोग जानते ही हैं, तो विकल्प हमारा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? दिए गए शाहमल, मौलवी अहमदुल्ला शाह, नाना साहेब, तात्या टोपे। बताइए। तो जो 1857 के विद्रोह के दिनों में मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता था। विकल्प हमारा जो है बी सही हो जाएगा। इनमें क्या है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह जो ये कहाँ से थे? ये फैजाबाद से ना, फैजाबाद से थे। और 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें उनकी बहादुरी और सैन्य रणनीतियों के कारण डंका शाह के नाम से जाना जाता था। ये नाम उनके किस लिए दिया गया जानते हैं आप लोग? यह नाम उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि जब वे अपने अनुयायियों को इकट्ठा करते थे तो युद्ध के लिए तैयार होने के संकेत के रूप में डंका बजाया जाता था। विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनिको का निर्माण किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? दिए गए संथाल, मुंडा, ओरोस, उरांव हो गया, सोरा, साओरा। बताइए। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है दामिनिको का निर्माण जो है ना संथाल समुदाय को बसाने के लिए
किया गया था। विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। इसमें क्या था कि दामनयुग क्षेत्र का निर्माण जो है ब्रिटिश सरकार ने 1832 में संथाल समुदाय के लिए किया था। इसका उद्देश्य था कि संथालों को कृषि के लिए भूमि उपलब्ध कराना तथा उन्हें एक अस्थायी निवास प्रदान करना था। तो इस तरह हमारा विकल्प जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग, दिए गए 16वीं शताब्दी की संस्कृत रचना ब्रज भक्ति विलास जो उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र पर केंद्रित है का लेखक कौन है? दिए गया है टोडरमल, नारायण भट्ट, चैतन्य, रूप गोस्वामी। बताइए। तो 16वीं शताब्दी की संस्कृत रचना ब्रज भक्ति विलास के लेखक जो हैं नारायण भट्ट हैं। विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। ब्रज भक्ति विलास एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो ब्रज क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं का विस्तृत वर्णन करता है। और इसमें क्या है कि इस ग्रंथ के लेखक जो नारायण भट्ट थे ना, वो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान और भक्त थे। विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग, दिया गया है कि 12वीं सदी के आसपास इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिलों का रूप निर्धारण आरंभ हुआ जो प्रकट करता है। दिए के पहला कि गुरु और शिष्य के बीच निरंतर संपर्क, तुम्हारा सही हो जाएगा पहला। दूसरा कथन दिए है कि पैगंबर मोहम्मद की अविच्छिन्न आध्यात्मिक वंशावली, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि भक्तों की ओर से आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का हस्तांतरण, ये भी हमारा सही है। तुम्हारा तीनों कथन सही है। तुम्हारा विकल्प जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिए गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? दिए गया सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, दान स्तुति, पूर्ण सूक्त। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त स्रोत जो है विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है। तो विकल्प हमारा ये हो जाएगा। जबकि 10वें मंडल में एक और सूक्त है, पुरुष सूक्त भी है। उसमें क्या है कि ये जो है उसमें जाति क्या है उसमें उल्लेख मिलता है कि जैसे पुरुष सूक्त में कौन में 4 जातियों को उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है ना। तो इस तरह हमारा विकल्प ये जो है विवाह समारोह पर जो प्रकाश डालता है सूर्य सूक्त है। विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत में निम्नलिखित ताम्र पाषाण संस्कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है? कायथा, आहार, मालवा, जोरवे। बताइए। तो जो कायथा है, कायथा का समय क्या है? कायथा का समय है 2450 से 1700 ईसा पूर्व है। आहार का क्या है? आहार का है 2800 से 1500 ईसा पूर्व। मालवा को है 1900 से 1400 ईसा पूर्व है। जोरवे का कार्यकाल का है जोरवे जो काल है 1500 से 900 तक। और है कहाँ भैया इसको आप लोग आहार संस्कृत कहाँ है, कायथा कहाँ है, मालवा कहाँ है, जोरवे कहाँ है? कायथा जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। इसका प्राचीन नाम जो है ना कपितका था। यहाँ से तांबे का भंडार मिला है। और इसकी खोज कौन किया था? इसकी खोज किए थे आप लोग, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, BS वाकड़कर हैं। BS वाकड़कर हैं। और कहाँ है भैया? ये मध्य प्रदेश में है। आहार कहाँ है? आहार जो है ना ये राजस्थान में है। कहाँ है? ये राजस्थान में है। आहार नदी के किनारे पर है। और इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। और इसको प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। मालवा कहाँ है? मालवा है नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में। और इसमें और क्षेत्र जैसे नौदाटोली हो गया, एरण हो गया, नागदा हो गया। यह सबसे जो इसमें दायमाबाद है ना, इसमें जो दायमाबाद तो वहाँ है जोरवे में है। तो मालवा कहाँ है? नर्मदा नदी के क्षेत्र में है। जोरवे कहाँ है? जोरवे जो है ये महाराष्ट्र में है। और इसके कई क्षेत्र हैं जोरवे के। जोरवे का और क्षेत्र है आप लोग जानते हैं, जैसे इनाम गांव हो गया, नेवासा हो गया, दायमाबाद हो गया। सबसे बड़ा जोरवे स्थल जो है दायमाबाद है। इस तरह अगर हम इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें तो क्या बन रहा हमारा? पहले आ जाएगा हमारा आहार आ जाएगा। उसके बाद हमारा कौन सा आ रहा है? हमारा आ जाएगा कायथा आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा मालवा आ जाएगा। उसके बाद हमारा जोरे सबसे लास्ट में आएगा। तुम्हारा विकल्प सी बन रहा 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कि दक्षिण भारत में कहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना
पहला कारखाना स्थापित किया? दिया गया मद्रास, कालीकट, कोचीन, मछलीपट्टनम। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1611 में, कहाँ 1611 में जो अपना पहली व्यापारिक कोठी या कारखाना स्थापित किया गया वो किया गया था मछलीपट्टनम में। तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों का उद्भव एक प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया में इस तरह की समानांतर सरकार का नेता कौन था? दिए गए सूरसेन, कुंवर सिंह, चित्तू पांडे, बाबा रामचंद्र। बताइए। तो बलिया में प्रथम समानांतर सरकार जो बनी थी उसके नेता जो है चित्तू पांडे थे। विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिया गया है कि स्थाविर जैनों का एक संप्रदाय था। तो ये जैनों का नहीं था, ये था बौद्ध का। और इसका जो उद्भव कब हुआ था? इसका उद्भव होता द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जब हुई थी तो वहाँ इसका उद्भव था। और स्थाविर या थेरवाद हो ना, इसका जो है स्थाविर को थेरवाद कहते हैं। इसका जो मतलब इनका जो सिद्धांत था, ये इनका सिद्धांत था, ये परिवर्तन के विरोधी थे। तो हमारा यही गलत कथन है। दूसरा ये है कि निकाय ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म में संबंध है, ये हमारा सही हो जाएगा। और तीसरा है कि आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये भी हमारा सही है। और चौथा ये है कि महावीर ने अपने प्रवचन अर्थमागधी में दिए थे, भी हमारा सही है। तुम्हारा विकल्प ये गलत है। अगला प्रश्न देते हैं। दिया गया है कि राजपूत काल 650 से 1000 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन दिया गया है कि सामंतवाद का विकास, ये तुम्हारा सही है। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, ये तो हमारा गलत है कि क्योंकि व्यापार वाणिज्य में ना वृद्धि नहीं हुई थी, कमी आई थी, ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन समाप्त, भी सही है। चौथा ये है कि विदेशी व्यापार में कमी, ये हमारा सही है। तो इसमें क्या है ना, पूर्व मध्यकाल जो था वो 650 में 1000 ईस्वी में चालुक्य भी, इसमें जो राजपूत वंश कौन कौन थे? जैसे चालुक्य थे, चौहान थे, चंदेल थे, परमार थे, आदि राजपूत राजवंश का उदय हुआ। इस काल में सामंतवाद के उदय के कारण व्यापार वाणिज्य में कमी आई, स्वर्ण मुद्रा का पतन हुआ और विदेशी व्यापार में भी कमी आई। तो विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि हिमालय के निम्नलिखित में से किस श्रेणी में अल्पाइन चारागाह पाया जाता है? दिया गया है कि बृहद हिमालय में, मध्य हिमालय में, वाह हिमालय में, उपरोक्त सभी में। बताइए। तो मध्य या लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं? कश्मीर में कहते हैं मर्ग, मर कहते हैं। उत्तराखंड में क्या कहते हैं? उत्तराखंड में इसको कहते हैं बुग्याल या प्याल, बुग्याल और प्याल कहते हैं। तुम्हारा क्या हो जाएगा? विकल्प बी जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया हमको इसमें बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जोजिला, जोजिला हमारा सुमेलित है? जोजिला हमारा सुमेलित नहीं है ना। जोजिला जो है इसका निर्माण जो होता है ना, ये सिंधु नदी के द्वारा होता है। पहला हमारा सुमेलित नहीं है। शिवकिला, शिवकिला जो है किसके द्वारा होता है? शिवकिला जो है सतलज नदी द्वारा होता है। और जेलेपला जो है, जेलेपला दर्रे का निर्माण जो है तीस्ता नदी के द्वारा होता है। हमारा सुमेलित है। हमें बताना कौन सा सुमेलित है। हमारा सी हो जाएगा, केवल 3। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कि निम्नलिखित में से उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। बताइए। तो इसकी हम लंबाई पहले देख लेते हैं। तो पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? पंजाब हिमालय की लंबाई है 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय, इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। असम हिमालय, इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा? 3 4 1 2 बन रहा है हमारा। 1 मिनट। तो लंबाई के बढ़ते क्रम व्यवस्थित करना है ना। तो पहले स्थान हमारा 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 1 2 4 3 आ जाएगा। हमारे विकल्प जो है कौन सा बन रहा है? नहीं, 2 1 4 3 बन रहा है। ठीक, विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी मैकाल पठार से नहीं निकलती है? दी गई नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी। बताइए। तो मैकाल पठार कहाँ है? मैकाल पठार जो है ये छत्तीसगढ़ में है और इसका सर्वोच्च शिखर जो है अमरकंटक है।
इसके इसमें इसके पश्चिम की ओर जो है नर्मदा नदी निकलती है, उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है और दक्षिण की ओर महानदी निकलती है। जबकि ताप्ती नदी जो है बैतूल जिले में, कहाँ, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। तुम्हारा विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि अन्नायमुदु चोटी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है। दिए गया है कार्डामम पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, नागरकोइल पहाड़ी, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि अन्नामलाई पहाड़ी जो है, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नायमुदी है। अन्नायमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में निकलती है। दक्षिण की ओर कौन निकलती है, दक्षिण की ओर निकलती है कार्डामक पहाड़ी। उत्तर की ओर कौन निकलती है, उत्तर की ओर अन्नामलाई पहाड़ी निकलती है। उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ऐसे पालनी पहाड़ी निकलती है, जिसमें नागरकोइल पहाड़ी शामिल नहीं है। तीसरा नंबर, नागरकोइल कहाँ है, नागरकोइल है तमिलनाडु है, तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। तो पहला दिया है तीसरी दुनिया में वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि, ये शामिल नहीं भैया। दूसरा कि तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रहे नगरों की जनसंख्या, ये तुम्हारा है। इसका मतलब है नया जनसंख्या बम, तुम्हारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी। कब हुई थी, 2005 में हुई थी ना, 2005 में नहीं हुई थी, 2005 में नहीं हुई थी, ये हुई थी 2004 में, आप लोग जानते हैं। पहला कथन हमारा गलत है। और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम वर्ष 1995 में आरंभ किया गया था। कब किया गया था, 1995 में ना। हाँ, ये तुम्हारा सही है, तो हमें बताना कौन सा गलत है। विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाए, केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाण काल के किस प्रमुख स्थल से युद्ध अथवा मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दिए गया कि सराय नाहर राय, मादहा, दमदमा, चुपानी, मांडू, बताइए। तो उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो पाए गए हैं उनमें कौन कौन, जैसे सराय नाहर राय है, मादहा है, दमदमा है, चुपानी, मांडू है। इसमें से सराय नाहर से युद्ध अथवा मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तुम्हारा विकल्प जो है ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या दी है 5, 6, 7, 4, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि उन जो भारत सरकार के जनगणना विभाग ने नगरीय केंद्रों को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। तुम्हारा विकल्प हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ उसकी अवधि दी गई है, उस तरफ उसका चरण दिए गया है। तो 1901 और 21 इसमें क्या था, इसमें था द्रुतगामी हमारा उन लोगों वृद्धि हुई थी, नहीं, इसमें हुआ था मंद वृद्धि हुई थी उन लोगों की। 1921 से 51 इसमें स्थायी वृद्धि हुई थी। 1951 से 81 इसमें द्रुतगामी वृद्धि हुई थी। 1981 से 2001 कम होने के निश्चित लक्षणों सहित तीव्र वृद्धि हुई थी। तुम्हारा क्या बन रहा है, मालूम बन रहा है 4, 2, 1, 3 बन रहा है, तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प हमारा डी बन जाएगा ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मापदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है। दिया गया कि जनसंख्या का आकार, ये तो है, इसको स्वीकार किया जाता है। और दूसरा है कि जनसंख्या घनत्व, तो ये भी हमारा है। तीसरा है कि भौतिक विस्तार, इसको नहीं भैया है। मतलब इससे मतलब ये नापा नहीं जाता कि कौन सा नगर कितने किलोमीटर में, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इस ये मापदंड नहीं अपनाया जाता है। चौथा दिए कि व्यावसायिक संरचना, ये तो मापा जाता है। तो इसमें क्या है ना कि जैसे जनसंख्या का आकार दिया गया है, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए जनसंख्या, 5000 होनी चाहिए। और जनसंख्या घनत्व भी, जनसंख्या घनत्व क्या है ना कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व हो, कितना, 400 व्यक्ति। व्यावसायिक संरचना क्या हो, व्यावसायिक संरचना में होता है कि 50% जो कम से कम 50% जो है गैर कृषि व्यवसाय में कार्य करते हो, कितने, 50%। हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है,
दिए गए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विभाग द्वारा। तुम्हारा सही हो जाएगा ना विकल्प बी। इसमें क्या है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। हमारा विकल्प बी है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न दिए गए, अवध के नवाब वाजिद अली शाह से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला दिए कि वे रहस्य नृत्य का आयोजन करते थे जिसमें वे कृष्ण की भूमिका निभाते थे, ये तुम्हारा पहला कथन सही है। दूसरा है कि वे ठुमरी के जन्मदाता माने जाते हैं, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि गुलाबो सिताबो नामक कठपुतली शैली इन्हीं के जीवन पर आधारित है, एक बार सही हो जाएगा। चौथा दिया है कि इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया, तो भाग लिया ही था इनके द्वारा भाग नहीं लिया गया था, तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना, 1857 की क्रांति में उनके पुत्र बिरजिस कादिर और बेगम हजरत महल ने भाग लिया था ना, तो विकल्प हमारा डी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांत गमन को फिलिप एम हॉसन ने कहा है, क्या कहा है। दिया गया है कि पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन डिस्प्लोजन, पॉपुलेशन इम्प्लोजन, बताइए। तो जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का जो वो होता है, प्रवास होता है ना, उसको फिलिप एम हॉसन ने क्या कहा है, उसको क्या है, पॉपुलेशन इम्प्लोजन कहा है। विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है। दिया गया है कि गोरखपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बस्ती, बताइए। तो जो बस्ती है ना, ये नगर निगम नहीं है। और सबसे अंतिम नगर निगम कौन सा है, यानी कि 17 नगर निगम है और 17वां नगर निगम शाहजहांपुर है। कौन सा है, 17वां है। विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ स्वदेशी आंदोलन के क्षेत्र में तथा उनके नेतृत्वकर्ता के युगों में कौन सा सही सुमेलित है। पहला दिया है कि बम्बई। बम्बई में कौन थे, लोकमान्य तिलक थे। दिल्ली में कौन थे, सैयद हैदर रजा थे। मद्रास में कौन थे, मद्रास में सी राजगोपालचारी नहीं थे भैया, सी राजगोपाल मद्रास में जो थे चिदम्बरम पिल्लई थे। कौन थे, चिदम्बरम पिल्लई। तो हमारा ये सुमिलित नहीं, एक दो सुमिलित है, हमारा विकल्प जो है ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। दिए कि लखनऊ में, प्रयागराज में, गाजियाबाद, वाराणसी, बताइए। तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो केंद्र है वाराणसी में है। विकल्प हमारा डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद शैली के किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया था। दिए गए मुनीर, कुर्सी, काशी, कलीम, बताइए। तो शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम को राजकवि नियुक्त किया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो विकल्प हमारा डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया कि वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था। राजकोषीय लाभ हासिल करना, ये तो नहीं था। राजस्व घाटा समाप्त करना, ये भी नहीं था। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ये भी नहीं था। राजकोषीय घाटा समाप्त करना है, इसका उद्देश्य जो है राजकोषीय घाटा समाप्त करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है। दिया गया कि इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जाता है, तुम्हारा सही है। दूसरा है कि इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है, हमारा सही है। तीसरा है कि संसद सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, ये मेरा सही है। तो हमें बताना था कौन सा गलत है, इनमें से कोई नहीं, तुम्हारा विकल्प जो है डी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिए कि रंजकहीनता एक आनुवंशिक रोग है, ये हमारा सही गलत है, ये तुम्हारा सही हो जाएगा ना, हमारा सही है। और दूसरा है कि विटामिन ई को बंध्यता रोधी कारक भी कहते हैं, तो ये सही है। तीसरा है कि हींग फेरुला प्रजाति के पौधों के फलों से प्राप्त होता है, फलों से प्राप्त होता नहीं भैया, ये जड़ों से प्राप्त होता है। जो हमारा कथन तीसरा है गलत है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमारा एक और दो सही है, विकल्प हमारा ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि का समान संरक्षण शब्द को ग्रहण किया गया। दिए गया फ्रांस के संविधान से, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान, बताइए।
तो इसमें क्या है ना कि अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि का समान संरक्षण शब्द जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, और जबकि विधि के समक्ष समता जो शब्द है इसको ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिए क्या लिया गया था, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता जो है। तो इसमें मतलब अंतर क्या होता है दोनों में, जैसे एक है विधि के समक्ष समता हो गया, एक विधियों का समान संरक्षण होता है। तो इसमें जो देखने में तो दोनों मतलब एक ही जैसा लगते हैं, इनका अंतर क्या है। तो जैसे क्या है ना, विधि के समक्ष समता मतलब क्या होता है, विधि के समक्ष समता मतलब ये होता है कि जैसे कोई 10 रोटी खाने वाला आदमी है और कोई 5 रोटी खाने वाला आदमी है, तो इसमें क्या होगा कि विधि के समक्ष समता मतलब ये होगा कि दोनों को 10-10 रोटी देना है, ठीक, या दोनों को 5-5 रोटी देना, चलिए ठीक 5-5 रोटी देना है, बराबर तो दिएगा ना दोनों को, मतलब कोई इसमें है कि भेदभाव नहीं किया गया, दोनों को बराबर दिए गए भाई। जबकि जो 5 रोटी खाता है उसका तो पेट भर गया, लेकिन जो 10 खाता है उसका पेट नहीं भरा ना, तो इसमें जबकि बराबर से दिए गया, तो इसको कहते हैं विधि के समक्ष समता। और विधियों को समान संरक्षण मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जिसको जितनी आवश्यकता हो, जो मतलब जो जैसे हमारे एक जो धर्म जो जाति जितना जैसे पिछड़ा हो उसी के अनुपात में उसको सहायता प्रदान करना। यानी कि अगर जो 10 रोटी खाता है उसको 10 रोटी दिया जाएगा और जो 5 रोटी खाता है उसको 5 रोटी दिया जाएगा, इसको कहते हैं विधियों का समान संरक्षण दिया गया है। मतलब जो जिस कंडीशन में है उसी टाइप को उसको संरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक का प्रयोग बारूद बनाने एवं उर्वरक के रूप में होता है। दिया गया है कि एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट। बताइए जो बारूद बनाने एवं उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है ना, वो क्या है, वो पोटेशियम नाइट्रेट है ना, विकल्प हमारा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि राज्य विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। दिए गए मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, तेलंगाना। बताइए तो जो इसका अपवाद है सिक्किम है, तुम्हारा भी हो जाएगा। तो सिक्किम कितनी विधानसभा सीटें हैं, सिक्किम है 32 विधानसभा सीटें हैं, तो विकल्प हमारा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है कि पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, वित्त मंत्रालय के अध्यक्ष द्वारा। बताइए जो पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, विकल्प हमारा भी हो जाएगा। जबकि केंद्र स्तर पर जो वित्त आयोग होता है उसके जो गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि लौह और इस्पात उद्योग आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आते हैं। दिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ए और सी दोनों। बताइए तो इसमें क्या है कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन, जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया, तृतीयक क्षेत्र हो गया। तो लौह इस्पात किस में आता है, लौह इस्पात जो है ना ये विनिर्माण क्षेत्र में आता है ना, या उद्योग के क्षेत्र में आता है। तो उद्योग जो क्षेत्र है ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, विकल्प हमारा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि पीएम गति शक्ति मिशन को गति देने वाले कारकों में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक नहीं। दिए गए सड़क, लॉजिस्टिक अवसंरचना, विमानपत्तन, उर्वरक। बताइए तो इसमें क्या है ना कि पीएम गति शक्ति मिशन को जो गति देने वाले कारक हैं उसमें कौन कौन कारक हैं, इसमें हमारे जो है 7 कारक हैं। तो इसमें इनमें से कौन कौन कारक हैं, जैसे विमानपत्तन हो गया, सड़क हो गया, हवाई मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, माल परिवहन हो गया, जलमार्ग हो गया और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना हो गया। तो इसमें उर्वरक नहीं आता, विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। तो दिए गया कि आर्थिक मामलों का विभाग, तो इसी के द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो है तैयार किया जाता है। तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें क्या है कि इसको क्या है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ना ये संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर हों परंतु उस मजदूरी दर पर भी उन्हें कार्य न मिले, ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। हमारा विकल्प यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कि भारत में कार्य करने वाले बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग
तरल कोषों के रूप में तथा शेष स्वर्ण व अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। वर्तमान में 18% है, जिसे कहते हैं, दिया गया है कि वैधानिक तरलता अनुपात, तो इसे कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। तो इसमें एक चीज़ नहीं दिए, देखो प्रश्न में थोड़ा वो कर दिया है कि इनमें बताना चाहिए था कि अपने पास रखा जाता ना, एक तो रिजर्व बैंक पास रखा जाता है और एक अपने पास रखा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको बनाता, इसमें करना चाहिए था अपने पास रखना पड़ता है बैंकों को। तो नहीं, 1 मिनट भैया, ये तो वैधानिक तरलता अनुपात, ये तो हमारा वैधानिक तरलता अनुपात हो गया, सांविधिक वैधानिक अनुपात हो केंद्र। हाँ, तो विकल्प हमारा जो है ये सही हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये ठीक है कि भारत में कार्य करने वाले बैंक को अपनी कुल जमा का राशि कुछ प्रतिशत तरल कोषों में शेष स्वर्ण अनुपात में रिजर्व बैंक पास रखना पड़ता है। कैश रिजर्व रेशियो, इसको क्या कहते हैं, CRR कहते हैं ना, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प ऐसा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संस्थान दिए गए, तरफ जिला दिए गए। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये कहाँ भी है, ये तो हैदराबाद में ना। और केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, मैसूर में है। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, ये आप लोग जानते ही हैं कि झांसी में है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान, ये कहाँ है, वाराणसी में है। तो उस तरह हमारा क्या बन रहा है, हमारा 3 4 1 2 विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कि वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलता पूर्वक विदोहन होता है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है। निम्न में से कौन सी अवधारणा इसकी परिभाषा है। दी है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, अल्प विकास, उपरोक्त को नहीं बताइए। तो उसमें क्या है ना कि इसका जो मतलब है, उसका मतलब है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है देश में। आर्थिक विकास मतलब क्या होता है, आर्थिक मतलब ये है ना कि इसमें आंकड़ा नहीं देखा जाता है कि कितना विकास हो रहा है किसी देश का। इसमें ये देखा जाता है कि जो वहाँ के व्यक्ति हैं, जो वहाँ मतलब संसाधन है, मानव संसाधन है, उनका कितना विकास हो रहा है, उनका शिक्षा कितनी बढ़ी, मतलब स्वास्थ्य में कितना सुधार हो रहा है, उनका प्रति व्यक्ति आय कितना बढ़ रहा है, उनकी जीवन प्रत्याशा कितनी बढ़ी है, उसको आर्थिक विकास कहते हैं। जबकि आर्थिक समृद्धि मतलब होता है कि देश का GDP कितना बढ़ रही है, ये सब देखा जाता है, तो इसको कहते हैं आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कि यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे और हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी, बताइए। इसमें दिए गए कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, क्या हो जाएगा इसमें। तो ये कथन है सरदार पटेल का, तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टोरी ऑफ बारदोली पुस्तक रचना किसने की थी। दिए गए महात्मा गांधी, महादेव देसाई, सरदार पटेल में उसको नेता। तो स्टोरी ऑफ बारदोली पुस्तक रचना गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई के द्वारा की गई थी। कौन, महादेव देसाई द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कथन दिए है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिए है कि सातवाहन राजाओं के नाम मात्र प्रधान है, लेकिन राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। दूसरा है कि सामंतवाद का प्रथम लक्षण सातवाहन काल से ही दिखाई पड़ता है। सही है, गलत है हमारा कथन। हमारा जो है ना, पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है। तो इस तरह हमारा विकल्प कौन सा बन जाएगा, हमारा विकल्प बताना था कौन सा हमारा गलत है, असत्य बताना था ना, तो ना तो एक ना ही दो, विकल्प हमारा डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई। दिए गए 1886 में, 1905 में, 1903 में, 1885 में, बताइए। तो इसमें जो अधिवेशन था 1886 का, ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था ना। कलकत्ता के अधिवेशन क्या हुआ था, इसके अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। इसमें न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई। हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। 1905 में कहाँ हुआ था, ये बनारस में हुआ था ना, बनारस में अधिवेशन हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, और उसमें हुआ था कि स्वराज विषय पर पहली बार चर्चा हुई थी। 1903 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे ललित मोहन घोष थे। तो इसमें क्या किया था कि भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट तथा सरकारी गोपनीयता कानून को वापस लेने की मांग की गई थी।
1885 का ये कहाँ था, ये था मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो की गई थी WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसमें था जो मांग की गई थी कि भारतीय परिषद को बंद करने, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में लिए जाने की मांग की गई थी। तुम्हारा जो है विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाटिक रिसर्चर नामक पत्रिका का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? दिया गया कि सर विलियम जोन्स, चार्ल्स ग्रांट, जोनाथन डंकन, चार्ल्स विल्किंसन। बताइए। इसमें क्या है ना कि एशियाटिक रिसर्चेस नामक पत्रिका का प्रकाशन सर विलियम जोन्स ने किया था। तो विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत के गौरवशाली अतीत को प्रकाश में लाना था। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का श्रेय भी इन्हों को ही जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा? दिया गया के एन वांचू, एम सीकरी, एम पुंछी, YB चंद्रचूड़। बताइए। तो इनमें जो सबसे लंबा कार्यकाल था किसका था? YB चंद्रचूड़ का था। तो इनका कार्यकाल था 1978 से लेके 1985 तक था। तो हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? दिया गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का राष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसको भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जाता है। ये जो महान्यायवादी होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही तो काम करते हैं, और जब राष्ट्रपति चाहता है तो इनको किसी भी समय हटा देता है या फिर हटा सकता है। तो विकल्प हमारा सी से हो जाता है। बाकी जैसे ये हो गए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए, भारत के राष्ट्रपति हो गए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इनके क्या होता है कि ये संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है ना। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? दिए गए 1952, 1954, 1955, 1956। बताइए। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो किया गया था ना वो 1955 में किया गया था। और वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। बीजी खेर थे इसके अध्यक्ष थे। तो और इन्होंने मतलब इस आयोग द्वारा 1956 में रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य की विधायिका सम्मिलित हैं? दिया राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद। बताइए। तो जो राज्य की विधायिका का जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 168 में किया गया है। इसमें कौन कौन थे? राज्यपाल आते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, 1, 3, 4। तुम्हारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। जबकि जो राष्ट्रपति है ना ये संसद में सम्मिलित होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न है कि 26 अक्टूबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से था? दिए गए आसफ अली, जान मथाई, CH भाभा, I.I. चुंदरीगर। बताइए। तो इसमें जो I.I. चुंदरीगर है ना ये इनका संबंध जो था ये मुस्लिम लीग से था। इनको जो दिया गया था मंत्रालय, इनका कौन सा मंत्रालय दिया गया था? इनको दिया गया था वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय इनको दिया गया था। आसफ अली को क्या दिया था? आसफ अली को दिया गया था रेल मंत्रालय। जान मथाई को दिया गया तो उद्योग मंत्रालय। CH भाभा को बंदरगाह एवं खान मंत्रालय दिया गया था। तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से हम लोग संबंधित है, और जो करंट अफेयर अब आ रहा है हम लोगों का ये जनवरी से है, तो इसको हम लोग भी साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे। तो दिए गया है कि जनवरी 2024 में जारी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में अमेरिका ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में भारत का स्थान है तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा। बताइए। इसमें जो भारत का स्थान है ना वो चौथा है। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? दिया कि BR गवई, KT विश्वनाथ, प्रशांत मिश्रा, अरुण दामोदर। बताइए। तो जनवरी 2024 में BR गवई को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। विकल्प हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए गए
कि भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में युवाओं के बीच काम करने हो तो सर्वाधिक पसंदीदा राज्य बनकर उभरा है? दिए गए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो भारत कौशल रिपोर्ट है 2024 का, इसमें क्या है कि इसमें प्रतिभा का मूल्यांकन किया गया। तो इसके अनुसार क्या होगा ना, इस रिपोर्ट के में कहा गया कि केरल काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा है। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है कि जनवरी 2024 में उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। वह थे एक ख्याल गायक, तबला वादक, बांसुरी वादक, सितार वादक। बताइए। तो जो राशिद खान थे ना, वो ख्याल गायक से संबंधित है। तुम्हारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो दिया गया कि पहला कथन, 1 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। दूसरा यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। बताइए इसमें हमारा कौन सही है? इसमें जो हमारा पहला कथन है कि जो उद्घाटन किया गया था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं किया गया था, ये रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। पहले कथन हमारा गलत है, दूसरा कथन हमारा सही है। तुम्हारा विकल्प जो है बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर रवि कुमार ने दृष्टि 10 स्टार लाइन का अनावरण किया। यह एक है। दिया गया कि नेविगेशन सैटेलाइट, स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान, एंटी मिसाइल प्रणाली, एंटी रडार प्रणाली। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर रवि कुमार ने दृष्टि 10 स्टार लाइन का अनावरण किया। यह एक स्वदेश निर्मित मानव रहित जो है हवाई यान है। तो विकल्प हमारा 20 हो जाए। ये एक प्रकार के क्या है ना कि खुफिया और टोही विमान है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया कि जनवरी 2024 में छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए? दिए है गोवा में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइए। जो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया था तमिलनाडु में। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग दिए है कि जनवरी 2024 में निम्न में से किस एक देश ने विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा है? दिए केन्या, कैमरून, घाना, माली। बताइए। तो जो पहली मलेरिया वैक्सीन शुरू किया गया कार्यक्रम वह है कैमरून है। अगला प्रश्न है। दिए गया कि जनवरी 2024 में भारत एवं किस मध्य एशियाई देश के मध्य खंजर 11 नामक संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन किया गया? दिया गया है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। बताइए। तो खंजर 11 नामक जो संयुक्त सैन्याभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य किया गया। तो विकल्प हमारा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छता रैंकिंग 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किए गए? तो कौन कौन से शहर है भैया? वो शहर हैं सूरत एवं इंदौर हैं। विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ? दिया गया है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। बताइए। तो जो राज्य है तमिलनाडु है। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिया गया है कि जनवरी 2024 में जी मोहन राव निम्नलिखित में किसके कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए? सेबी के, सीबीआई के, फिक्की के, न्यायसंघ। बताइए। तो जी मोहन राव जो है ना सेबी के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए। विकल्प हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में गैब्रियल अटल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने? तो दिए गए जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली। बताइए। तो गैब्रियल अटल जो है ना फ्रांस के समलैंगिक प्रधानमंत्री बने। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिए गया कि जनवरी 2024 में 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दिए गए नैरोबी केन्या, कंपाला युगांडा, बाकू अजरबैजान, सर्बिया, बेल्ग्रेड। बताइए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को जो शिखर सम्मेलन किया गया 2024 का वो कंपाला युगांडा में किया गया। विकल्प हमारा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? दिए गए लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, मेरठ। बताइए। तो इस फेस्टिवल जो हमारा नो योर आर्मी फेस्टिवल है 2024 इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? दिए गए सेंथिल पांडियन, इंद्रमणि पांडे, वी एस मलिक, दीपक मिश्रा। बताइए। तो विश्व व्यापार संगठन में भारत के जो
नए राजदूत नियुक्त किए गए वो हैं सेंथिल पांडियन हैं। तो विकल्प हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में OCL वालेंसिया नामक विश्व के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का निर्माण किस देश द्वारा किया गया? दिए गए चीन, जर्मनी, USA, फ्रांस, बताइए। तो OCL वालेंसिया नामक जो विश्व के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का निर्माण किए गए ना, चीन के द्वारा किए गए। विकल्प हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में निम्न में से किस देश की संसद द्वारा उपभोग के लिए कुत्तों के प्रजनन एवं वध पर प्रतिबंध लगाने हो तो एक विधेयक पारित किया गया? दिए गए चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बताइए। तो ये कुत्तों के प्रजनन तथा वध पर जो प्रतिबंध लगाया गया ना, वो दक्षिण कोरिया के द्वारा लगाया गया। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? दिए गए बेंगलुरु, देहरादून, भोपाल, मुंबई, बताइए। तो जनवरी 2024 में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है मुंबई में किया गया। तो विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिए कि जनवरी 2024 में चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दिए उड़ीसा में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो जो चिल्का जो झील है उड़ीसा में स्थित है, तो वहीं पर चिल्का पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। तो हमारा हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। और अगला है कि जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? दिए पंकज बघेला, दीपक अग्रवाल, रजत शर्मा, अनिल कुमार लोहाटी, बताइए। तो ट्राई के जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको किया गया? अनिल कुमार लोहाटी द्वारा किया गया ना। और इनके द्वारा क्या किया था कि इन्होंने PD बघेला का स्थान लिया है। किसका? PD बघेला। विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि जनवरी 2024 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर ग्रीन फ्यूल्स अलायंस लॉन्च किए? दिए गए डेनमार्क, फ्रांस, नॉर्वे, आइसलैंड, बताइए। तो जनवरी 2024 में भारत ने डेनमार्क के साथ मिलकर ग्रीन फ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया है। तो क्या हो जाएगा हमारा विकल्प जो है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गया कि जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में निम्नलिखित में से किसने पुरुष एकल का खिताब जीता? दिया गया कि डेनियल मेदवेदेव, जैनिक सिनर, सिमोन बोलेली, मैथ्यू एबडेन, बताइए। तो इसमें जो हमारा विकल्प दिए गए हैं जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में इटली के जैनिक सिनर ने पुरुष एकल का खिताब जीता। विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गया है कि जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने जंगली कुत्तों के परिवार कैनिट के लिए एक संरक्षण रिजर्व को स्थापित करने की घोषणा की? दिए गया महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, बताइए। इसमें क्या है ना कि जनवरी 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने जंगली कुत्तों के परिवार कैनिट के लिए एक संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की। तो ये तुम्हारा हो जाएगा। और किस जिले में होगा ये होगा सांगली जिले में, महाराष्ट्र के। विकल्प हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन दो हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किए गए? दिए गया है कि डॉक्टर ऋतु करधल श्रीवास्तव एवं नवीन तिवारी, संजय सिंह, राकेश यादव, सीमा दुबे, प्रवेश अस्थाना, इनमें से कोई नहीं। तो जो दो हस्तियां हैं जिनको पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया उनमें हैं डॉक्टर ऋतु करधल श्रीवास्तव एवं नवीन तिवारी। विकल्प हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये टेस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आगे हम लोगों का टेस्ट जो अभी बचा है उसको हम लोग डेली सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोगों का क्या है कि करंट अफेयर भी साथ साथ में होता रहेगा। तो चलिए ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।